सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इसका अगला तंत्र परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और पचित भोजन का हमने अवशोषण करवाया। वो अवशोषित पचित भोजन किस में चला गया? रक्त के अंदर चला गया। अब रक्त से वो पूरे शरीर में किस तंत्र द्वारा आगे गमन करेगा? परिसंचरण तंत्र द्वारा आगे गमन करेगा। साथ ही हमने श्वसन तंत्र के दौरान ऑक्सीजन युक्त वायु को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करवाया और कोशिका से वो ऑक्सीजन युक्त वायु कहाँ चली जाती है? रक्त में, और रक्त इसको पूरे शरीर में परिसंचरण करने का काम करता है। यानी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम किसका कार्य पढ़ेंगे? मुख्य रूप से रक्त का कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि रक्त जो है वो हमारे शरीर में पूरे यानी पचित भोजन का, अपन यूँ कह सकते हैं हमारे शरीर में पचित भोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो परिवहन है वो कौन करता है? रक्त करता है। इस रक्त के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो बात करते हम रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में पचित भोजन का, ऑक्सीजन का और अन्य कई पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थ, गैसीय पदार्थ, इन सभी पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो आइए हम बात करते हैं रक्त क्या है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। देखो, संयोजी ऊतक उन ऊतकों को कहा जाता है, नवीं कक्षा में आपने पढ़ा था, संयोजी ऊतक जोड़ने वाले ऊतक होते हैं जो दो अंगों को आपस में जोड़ते हैं। तो रक्त जो है वो क्या करता है? रक्त जो है आपके शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। जैसे फेफड़ों में, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर से जोड़ने का काम कौन करता है? रक्त काम करता है। पचित भोजन अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होने के बाद उसको विभिन्न अंगों से जोड़ने का काम कौन करता है? यानी आमाशय से, छोटी आंत, बड़ी आंत से पचित भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक लाने ले जाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। इसका मतलब रक्त जो है वो जोड़ने वाला ऊतक है, इसलिए इस रक्त को कहते हैं संयोजी ऊतक। तरल का मतलब लिक्विड के फॉर्म में तरल होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिका से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों को तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यानी रक्त का काम क्या है? रक्त का काम है हमारे पूरे शरीर में पचित भोजन का, यानी पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का और उपापचयी प्रक्रिया के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे मूत्र के रूप में यूरिया, इन सभी का क्या करता है? परिवहन करता है। ये एक हल्का सार्य तरल, ध्यान रखना, यदि रक्त की पीएच आपको पूछ ले तो रक्त की पीएच होती है 7.4। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। और 7.4 जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा सारी होती है। तो 7 से ज़्यादा होने के कारण रक्त की जो पीएच 7.4 है, इसका मतलब कैसा होगा? हल्का सारी होगा, जिसका पीएच देखो लिखा हुआ है 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। देखो, अस्थि मज्जा तो वैसे आप हिंदी नाम से थोड़ा कम परिचित होंगे, इंग्लिश नाम आपको याद होगा बोन मेरो। तो बोन मेरो के अंदर, और वो भी कौन सी? रेड बोन मेरो। तो ध्यान रखना, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रक्त का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। आपने बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुना होगा। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों के, व्यक्तियों में होता है जिसमें रक्त का निर्माण नहीं होता है, और वो रोग जो है वो थैलीसीमिया रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है? थैलीसीमिया। थैलीसीमिया वो रोग होता है जिसमें रोगी में अपन यूँ कह सकते हैं कि रक्त का निर्माण होता ही नहीं है। तो उन रोगों के परमानेंट इलाज के लिए, वैसे तो उनके मंथली उनको ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन उनके परमानेंटली इलाज के लिए बोन मेरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो कि काफ़ी खर्चीला होता है। 10 से 12 लाख, 15 लाख के आसपास ये खर्चा होता है। तो बात करते हैं हम, तो बोन मेरो कौन सा भाग है जहाँ पर रक्त का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना, भ्रूणावस्था, यानी बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भ्रूण कहा जाता है, और जब वो जन्म लेता है उसे क्या कहता है? शिशु कहा जाता है। तो भ्रूणावस्था का मतलब बच्चे के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, भ्रूण। तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण, याद रखना, प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले, वयस्कावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बोलोगे अस्थि मज्जा के अंदर। लेकिन भ्रूणावस्था या नवजात शिशु में, जिस बच्चे का जन्म हो गया है,
और भ्रूणावस्था में, भ्रूण में जो बच्चा उपस्थित है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा? प्लीहा के अंदर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्प्लीन के अंदर होता है। और यही ध्यान रखना, स्प्लीन जो है वयस्क में क्या काम करते हैं? देखो, भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में तो ये रक्त का निर्माण करेगी, लेकिन वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर इसका निर्माण, इसका क्या काम है? तो ये आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में काम करती है। यानी आरबीसी कोशिकाएं का जब जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये प्लीहा में ही उन आरबीसी कोशिका यानी मृत आरबीसी कोशिकाओं का भक्षण होता है। आगे हम बात करेंगे। सामान्य व्यक्ति में अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 लीटर रक्त होता है। तो सामान्य व्यक्ति में लगभग कितना लीटर होता है? 5। लगभग इसलिए है, लगभग 5.55 के आसपास ये रक्त होता है, इसलिए लगभग 5 लीटर। तो 5 लीटर हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त होता है। रुधिर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला तो द्रव्य भाग, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो पहला जो भाग है मुख्य रूप से वो कौन सा है? द्रव्य भाग। उस द्रव्य भाग को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और एक है ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें अपन कणिकाएं कहते हैं। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो रक्त है उस रक्त को 2 भागों में बांटता है। एक तो हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा रक्त कणिका। तो इन 2 भागों में रक्त को बांटा गया है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। आपको पूछ ले रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा भाग होता है, कौन सा पदार्थ होता है, तो आप क्या लिखोगे? प्लाज्मा। तो ध्यान रखना, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा उपस्थित होता है तथा इसमें लगभग 92% क्या होता है? जल उपस्थित होता है। 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। तो ध्यान रखना, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन है? प्लाज्मा। कितने प्रतिशत? 55%। और प्लाज्मा में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन है? जल। कितने प्रतिशत? 92%। अब हम बात करते हैं रक्त कणिका है, तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखना, प्लाज्मा हमारे शरीर में CO2 तथा अन्य तरल पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। या यूं कह सकते हैं रक्त को तरल बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। अब हम बात करते हैं रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो रुधिर कोशिका में सबसे पहला रुधिर कोशिका है लाल रुधिर कणिका है, जिन्हें सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? आरबीसी। यदि आपको पूछ ले आरबीसी का पूरा नाम बताओ तो क्या लिखोगे? रेड ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिका, रेड का मतलब लाल, ब्लड यानी रुधिर, और सेल यानी कोशिका या कणिका है। ये कुल रक्त का 99% होती है ना। देखो, रक्त में 55% तो हो गया प्लाज्मा, बचा कौन? 45%। तो 45% ये सभी भाग है। 45% जो है ये सभी भाग है। कौन? रक्त कोशिका है। अब इस 45% में भी 99% जो है वो कौन है? आरबीसी। यानी रक्त कणिकाओं के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती? आरबीसी पाई जाती। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपको प्रश्न पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड के हिसाब से आपको प्रश्न पूछ ले, हीमोग्लोबिन नामक वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे रक्त में पाया जाता है। और रक्त में भी कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसी कारण हीमोग्लोबिन आरबीसी में होने के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? आरबीसी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इस हीमोग्लोबिन को ध्यान रखना, और इस हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखा जाता है, H कैपिटल B स्मॉल। तो हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का हम आगे पढ़ेंगे, काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी कणिकाएं करती है? आरबीसी। आरबीसी में भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये कोशिका केंद्रक विहीन होती है, ध्यान रखना। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जो केंद्रक विहीन है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, आरबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनका औसत आयु 120 दिन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 120 दिन। प्रश्न पूछा जाता है आपको कि प्रश्न पूछा जाता है आपको
कि आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है, तो आरबीसी की औसत आयु आप याद करना 120 दिन इसकी औसत आयु होती है। तो आरबीसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी के अंदर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन। इतने सारे क्वेश्चन आरबीसी से बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कोशिका है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो डब्ल्यू मतलब व्हाइट, बी यानी ब्लड, सी यानी सेल, रक्त, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ध्यान रखना, आपके शरीर को रोगों से लड़ने का काम कौन करती है, याद रखना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम है आपके शरीर को रोगों से लड़ना, रोगों से सुरक्षा करना। इसलिए डब्ल्यूबीसी को सैनिक कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया आपको कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, तो सैनिक का आपको क्वेश्चन पूछ ले तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करवाता है। लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, लाल अस्थि मज्जा में पूरे रक्त का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। एक मैंने आरबीसी में आपको नहीं बताया, आरबीसी को इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहता है, ल्यूकोसाइट। तो आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट क्वेश्चन पूछ ले आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट। या आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है हमें ल्यूकोसाइट। अब हम बात करते हैं, इन कोशिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होगा। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन होगा तो लाल रंग होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका रंग कैसा होगा, श्वेत। तो इनका रंग श्वेत क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। बात करते हैं ये रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता है। ये श्वेत रुधिर कोशिका कहलाती है। ये कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो कणिकाणु और एक अकणिकाणु। तो एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक अग्रेन्युलोसाइट, अकणिकाणु। इनके बारे में बात करते हैं। अकणिकाणु, सबसे पहले कणिकाणु के उदाहरण न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। यानी डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा है, कणिकाणु, अकणिकाणु। पहला है कणिकाणु। कणिकाणु को तीन भागों में बांटा है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कोशिका। देखो, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला पदार्थ प्लाज्मा। रक्त में रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला आरबीसी। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अब बात करते हैं अकणिक कोशिका। अकणिक कोशिकाओं में दो है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा, कणिकाणु, अकणिकाणु। कणिकाणु को अपन ने तीन भागों में बांटा, न्यूट्रोफिल। कणिकाणु को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। और अकणिकाणु को अपन ने कितने भागों में, दो भागों में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन दो भागों में हमने इनको बांटा। अब लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट को भी आगे कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में लिम्फोसाइट को बांटा है। कौन कौन से भाग है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिका है। तो काफ़ी बड़ा वर्गीकरण है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा है, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु को वापस तीन भागों में बांटा है, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल। उसके बाद हमने क्या लिया था, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल इसके कणिकाणु के भाग है। अकणिकाणु को दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को आपने तीन भागों में बांटा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट का काम ध्यान रखना, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका है। तो लिम्फोसाइट आपके शरीर में प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने के लिए जो सबसे पहली कोशिका होती है वो लिम्फोसाइट कोशिका, ध्यान रखना। लिम्फोसाइट कोशिका आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका। क्वेश्चन पूछ ले आपको, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट परिपक्व हो भक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। भक्षक कोशिका वही कोशिका होती है जो रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो भक्षक कोशिकाओं के बारे में प्रश्न पूछ ले तो क्या लिखोगे आप, मोनोसाइट।
मोनोसाइट माँ भक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिका जो वायु प्रतिजनों का आक्रमण या भक्षण करती है। तो कुल मिला के WBC का कार्य है आपके शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को मारना, रोगाणु को क्या करना, नष्ट करना। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट लास्ट आपके रक्त कणिका बिंबाणु। बिंबाणु को अपन थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मैंने बताया आपको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, बिंबाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या ध्यान रखना 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर होती है। कितनी? 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, WBC का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। आपको पूछ ले WBC का जीवन काल कितना होता है तो क्या लिखोगे आप? 2 से 3 दिन। वापस बता देता हूँ, WBC का जीवन काल होता है 2 से 3 डेज। केवल 2 से 3 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद मर जाती है, मृत हो जाती है। रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ध्यान रखना। बिंबाणु का जीवन काल याद रखना 10 दिन होता है। आरबीसी का 120 दिन, WBC का 2 से 3 दिन, जबकि बिंबाणु का 10 दिन होता है। कोशिका मुख्य रूप से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रक्त का थक्का जाने में मदद करती है। आपने देखा होगा जब भी हमारे शरीर से रक्त बहता है, रक्त कब बहता है? जब किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लग जाती है। तो दुर्घटना या चोट लगने से जब हमारे शरीर में रक्त बहता है तो रक्त थोड़ी देर बहने के बाद रुक जाता है, वहाँ पर एक थक्का बन जाता है। उस रक्त का थक्का बनने का जो कार्य है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो प्लेटलेट्स बिंबाणु का काम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिंबाणु का कार्य शरीर में रक्त का थक्का बनाना, रक्त को शरीर से बाहर जाने से रोकना। तो थक्का बनाने का काम करती है आपकी प्लेटलेट्स। बिंबाणु भी केंद्र विहीन कोशिका उपस्थित होती है। तो बहुत सारे प्रश्न आरबीसी, WBC, प्लेटलेट से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से इसको समझना है। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य क्या है। ओवरऑल यदि रक्त के फंक्शन देखे, कार्य देखे तो वो देते हैं। प्राणियों में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। सबसे पहला आपको खुद आप समझ गए होंगे, पहला काम इसका क्या होगा? O2 व CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य क्या करना? विनिमय करना। विनिमय का आदान प्रदान करना। तो रक्त का ही कार्य है कि रक्त O2 और CO2 का ऊतकों और वातावरण के बीच में क्या करता है? विनिमय करने का काम करता है, आदान प्रदान करने का काम करता है। दूसरा, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन। मैंने बताया आपको, भोजन का पाचन होने के बाद उस भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन किस में जाता है? रक्त में जाता है। और रक्त में जाने के बाद ये रक्त जो है शरीर, इस पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है, शरीर की पीएच को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, शरीर की पीएच को नियंत्रित करने का काम भी किसका है? रक्त का है। यानी ज़्यादा अम्लीय कौन से भाग अम्लीय, कौन से भाग क्षारीय है, उसको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। चौथा है, शरीर का ताप नियंत्रण। तो शरीर का टेम्परेचर हम जानते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सभी जानते हो, 37 डिग्री सेल्सियस। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान। इसको न तो 40 से पार जाने देना, न इसको 35 या 34 से कम होने देना। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। फिर अपन यदि चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो चौथा पॉइंट हो गया प्रतिरक्षण के कार्य। आपको पता है रक्त में ही WBC है तो प्रतिरक्षण का कार्य भी करेगा। 5 छठा क्या? हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला जो हार्मोन है, रासायनिक पदार्थ हार्मोन, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन सीधे किस में जाता है? रक्त में जाता है। तो हार्मोन का निश्चित स्थान पर आवश्यकता के अनुरूप क्या करता है? ये परिवहन करता है। और लास्ट, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। आपके शरीर में जो CO2 है वो उत्सर्जित पदार्थ है, वो इसको बाहर निकालना। आपके शरीर में मूत्र यूरिया के रूप में, यूरिया जो हम मूत्र के रूप में बाहर त्यागते हैं वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन सभी अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है? आपके रक्त करता है। तो ये रक्त के हो गए इंपॉर्टेंट कार्य। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े गृह कार्य के बारे में। पहला ही गृह कार्य आपको पता है, परिसंचरण। परिसंचरण किसे कहते हैं? तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। परिसंचरण की परिभाषा, मानव शरीर में पचित भोज्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है या जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वो प्रक्रिया परिसंचरण कहलाती है। नाम से पता चलता है, परिसंचरण का मतलब परिवहन करवाना, वहन करवाना। तो वापस सुनना परिभाषा, परिसंचरण तंत्र क्या है या परिसंचरण क्या है? मानव शरीर में पचित भोजन, गैसीय पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आपको लिखना है।
तो इसमें आपको दोनों लिखना है, भ्रूणावस्था में कहाँ होता है और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, ये दोनों निर्माण आपको लिखना है। तीसरा, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त उपस्थित होता है, ये भी बताना आपको पता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। पांचवा, किन कणिकाओं को शरीर का सैनिक कहा जाता है, मैंने आपको बताया। आरबीसी का मुख्य कार्य आपको बताना है, बिंबाणु का कार्य आपको बताना है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये भी आपको बताना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये किताब में लिखा नहीं, मैंने आपको बताया, और रक्त के कार्य आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी 10 ही प्रश्न आपको अपने गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।